नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल ने गाजा में तेज किए जमीनी हमले। नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का किया ऐलान। अपने सैनिकों की मौत पर जताई चिंता। आईडीएफ ने कहा हमास फलस्तीनी नागरिकों को बना रहा है ढाल। गाजा की रफा क्रॉसिंग से पहली एम्बुलेंस मिस्र में दाखिल। गंभीर रूप से घायल 88 लोगों और 500 से अधिक विदेशी नागरिकों को निकलने की मिली इजाजत। हमास ने कहा हमले नहीं रुके तो फलस्तीनियों जैसा होगा बंधकों का हाल। भारत बांग्लादेश दोस्ती में लिखी गई नई इबारत। भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बनी 3 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ। पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों ने पिछले 9 साल में जितना काम किया वो कई दशकों में नहीं हुआ। शेख हसीना ने जताया आभार। ब्रिटेन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में लगा दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा। सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के जोखिमों को नियंत्रित करने पर चर्चा। भारत ने प्रौद्योगिकी का भविष्य राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित करने की वकालत की। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के शरणार्थियों के लिए दी गई समय सीमा खत्म। 17 लाख में से अब तक सिर्फ 1 लाख शरणार्थियों की वापसी हुई सुनिश्चित। चमन और तोरखम बॉर्डर पर तनाव की स्थिति। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। और आइए इस सेगमेंट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमास इजराइल संघर्ष से जुड़ी हुई खबरें। इजराइल और हमास युद्ध और भीषण हो गया है और 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है। युद्ध में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ गाजा में ही 8,500 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3,542 बच्चे शामिल हैं। इस सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपना लक्ष्य हासिल करने और जीत सुनिश्चित करने तक आगे बढ़ते रहेंगे। हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में शांति की आशा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। इजराइल हमास संघर्ष के 26वें दिन भी लड़ाई की आग ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। युद्ध में अब तक दोनों ओर से लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ गाजा में ही 8,500 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें 3,542 बच्चे शामिल हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने गाजा में अपने जमीनी सैन्य ऑपरेशन को विस्तार देना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी के कई इलाकों में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं। इजराइल दावा कर रहा है कि उसके सैनिक मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो बार बार दोहरा रहा है कि यह जमीनी सैन्य अभियान लंबा और मुश्किल होने वाला है। इजराइल की सेना ने जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि उसने उत्तरी गाजा में हमास की कई चौकियों को निशाना बनाया है। इस दौरान इजरायली सैनिकों ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग सेल और पोस्ट ध्वस्त करने का दावा किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल तब तक युद्ध के मैदान में रहेगा जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। हालांकि उन्होंने युद्ध के दौरान इजरायली सैनिकों के हुए नुकसान पर चिंता जताई। हम एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं जो कि लंबा खिंच सकता है। हमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिली हैं, लेकिन दर्दनाक नुकसान भी हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा प्रत्येक सैनिक एक पूरी दुनिया है।
हमने जबालिया के पश्चिम भाग में हमास के गढ़ का सफाया कर दिया है। यह गढ़ 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में और समुद्र तट के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनके ट्रूप्स फिरोशियस बैटल्स लड़ रहे हैं हमास के आतंकवादियों के साथ, हमास के गोरिल्लास के साथ। इजरायली सेना उत्तरी हिस्से में गाजा में घुस रही है, जबकि दक्षिणी हिस्से में इजरायली टैंकों का जमावड़ा देखा जा सकता है। गाजा का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा भी इजरायली सेना की जद में है। जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना ने अपने खास बुलडोजर को भी तैनात किया है, जो गाजा में घुसने के लिए रास्ता बनाता है। दूसरी तरफ इजराइल अपने हवाई ऑपरेशन को भी लगातार तेज करता दिख रहा है। हमास के संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। मंगलवार को इजराइल ने गाजा के जबालिया शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। गाजा के हमास प्रशासित स्वास्थ्य विभाग ने इस हमले में 50 लोगों की मौत की बात कही है। उधर इजराइल ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि हवाई हमले में हमास के शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया गया। जिस शिविर को निशाना बनाया गया वो उत्तरी गाजा में स्थित घनी आबादी वाला कैंप है। इजराइल ने पश्चिमी जबालिया में हमास के मजबूत गढ़ को ध्वस्त करने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि उसके सैनिक आतंकी ठिकानों पर जमीन, हवा और समुद्र से मिलकर हमले कर रहे हैं। हमास शरणार्थी शिविरों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमास के हत्यारे आतंकवादी नागरिक आबादी की मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर हमास की तरफ से इजराइल पर रॉकेट हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इजराइल की मिसाइल सुरक्षा प्रणाली इनको हवा में ही ध्वस्त कर रही है। इजराइल की दक्षिणी सीमा से मिलने वाली तस्वीरों में गाजा की तरफ से दागे गए रॉकेटों को देखा जा सकता है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार कई रॉकेट उनके इलाकों में गिरे, जिससे नुकसान भी हो रहा है। दक्षिणी शहर अशदोद में हमास की तरफ से दागे गए कई रॉकेट आकर गिरे। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। रॉकेट हमले से कई गाड़ियों और एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच हमास के आतंकियों ने अब रॉकेट हमलों के साथ साथ समुद्री कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी। हमास के सैन्य विंग की तरफ से जारी तस्वीरों में कुछ टारपीडो को किसी अज्ञात समुद्री इलाकों की तरफ ले जाते दिखाया गया है। हमास ने कहा कि यह टारपीडो समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाएगी। इस बीच लड़ाई के और मोर्चे खुलने की आशंका बढ़ती जा रही है। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें जारी हैं। इस बीच ऐसी खबरें हैं कि ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर की बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख से मुलाकात हुई है। कि ईरान की कुद्स स्क्वाड के चीफ लेबनान पहुंच चुके हैं और वो हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं उनके साथ ऑपरेशनल कमांड सेंटर देख रहे हैं। उधर अब यमन के ईरान समर्थक सशस्त्र बल हूथियों ने इजराइल की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसने लाल सागर से सटे अपने शहर की तरफ उड़ते हुए आ रहे लक्ष्यों को हवा में ही मार गिराया। हूथियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों का साथ देंगे। गौरतलब है कि यमन के बड़े हिस्से पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि ऑपरेशन फिलिस्तीन में हमारे उत्पीड़ित भाइयों के समर्थन में तीसरा ऑपरेशन है। यह इजरायली आक्रामकता बंद होने तक मिसाइलों और ड्रोन के साथ अधिक गुणात्मक हमले जारी रखने की पुष्टि करता है। फिलहाल लड़ाई जिस रफ्तार से तेज हो रही है उसको देखते हुए निकट भविष्य में संघर्ष थमने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। इजराइल का कहना है कि वो हमास के आतंकियों का संपूर्ण सफाया करने तक नहीं रुकेगा, जबकि हमास भी लगातार इजराइल के शहरों पर रॉकेट दाग रहा है। हिजबुल्लाह और हूथियों की इस संघर्ष में बढ़ती मौजूदगी इसका दायरा और बढ़ने की आशंका को बल दे रहे हैं। इस संघर्ष से जुड़ी हुई खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद आज पहली बार लोगों के लिए रफा क्रॉसिंग खोली गई। मिस्र से लगने वाली ये क्रॉसिंग अब तक केवल मानवीय सहायता की आपूर्ति के लिए ही खोली गई थी। मिस्र और कतर के बीच एक समझौते के तहत इस क्रॉसिंग से वो विदेशी नागरिक निकल रहे हैं जो गाजा में फंसे हुए थे।
साथ ही गाजा में फंसे गंभीर रूप से घायल लोगों को भी उपचार के लिए मिस्र लाया जा रहा है। क्रॉसिंग खुलने के बाद मिस्र की एम्बुलेंस का काफिला गाजा में दाखिल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। रफा क्रॉसिंग के रास्ते गजा में दाखिल हो रहा मिस्र की एम्बुलेंसों का ये काफिला बहुत से लोगों के लिए आशा की किरण बनकर आया है। इजराइल हमास संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को उपचार के लिए मिस्र ले जाए जाने की दिशा में ये पहला बड़ा कदम है। वैसे इस क्रॉसिंग से मानवीय सहायता से भरे ट्रक गजा में दाखिल हो रहे थे, लेकिन अभी तक यहां से घायलों को ले जाने की अनुमति नहीं मिली थी। मिस्र इस क्रॉसिंग को लोगों के लिए खोलने से बच रहा था। उसे आशंका थी कि ऐसा होने से गजा से शरणार्थियों की भीड़ उसकी सीमा में आ सकती है। अब लंबी बातचीत के बाद घायलों के लिए क्रॉसिंग खुल गई है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश इस क्रॉसिंग के रास्ते गजा में फंसे विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी की संभावना देख रहे हैं। हम गाजा के नागरिकों और प्रस्थान के इच्छुक लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती गाजा के बाहर विस्थापित करने का समर्थन नहीं करेंगे। गजा में ध्वस्त होता स्वास्थ्य ढांचा चिंताओं को और बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि एक स्वास्थ्य आपदा गजा के सामने सिर उठाए खड़ी है। अस्पतालों में मरीजों की भरमार, भयंकर विस्थापन के साथ साथ पानी और स्वच्छता का बुनियादी ढांचा तबाह होने से इस आपदा की आशंका जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। गाजा में शुगर, हृदय रोगों और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लगभग 3.5 लाख मरीज हैं। साथ ही किडनी रोग से ग्रस्त ऐसे हजारों मरीज हैं जो डायलिसिस पर निर्भर है। खाने, बिजली और दवाओं के न होने की वजह से इन सब का इलाज नहीं हो सकता। अमेरिका सहित कुछ देश इस संभावना को तलाशने में जुटे हैं कि रफा के रास्ते गजा में और अधिक मानवीय सहायता कैसे पहुंचाई जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बात करके गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति तेज करने पर चर्चा की। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने गजा में नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति में वृद्धि पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने गजा में जरूरी सेवाओं की बहाली की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाना एक चुनौती है, लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौती गजा में उस राहत सामग्री का वितरण भी है। रफा के रास्ते गजा में आ रही मानवीय सहायता को बांटने में कई रुकावटें हैं। खाद्य सामग्री और दवाओं का वितरण, ईंधन की कमी, स्टोरों में लूटमार और सड़कों पर बिखरे इमारतों के मलबे की वजह से मुश्किल हो रहा है। गजा में काम कर रही संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बार बार इन चुनौतियों का जिक्र कर रही है। हमारे लिए काम बहुत मुश्किल हो रहा है। अव्वल तो हमारे शिविरों में जितने लोगों ने शरण ले रखी है वो उस संख्या से 4 गुना ज्यादा है जिसकी कल्पना हमने बुरे से बुरे हालात में की थी। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी की चिंता ये भी है कि गजा में आ रही मानवीय सहायता की मात्रा बहुत कम है। उसका कहना है कि गजा को उसकी जरूरत की 1% मानवीय सहायता ही मिल पा रही है। अपर्याप्त मानवीय सहायता की चिंता अमेरिका भी जाहिर कर रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि भले ही रफा के रास्ते गजा में दाखिल हो रहे सहायता ट्रकों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन ये जरूरत को देखते हुए अपर्याप्त है। अमेरिका ने गजा में जरूरी सेवाओं की कमी पर भी चिंता जताई है। हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अव्वल तो हमारे शिविरों में जितने लोगों ने शरण ले रखी है वो उस संख्या से 4 गुना ज्यादा हैं, जिसकी कल्पना हमने बुरे से बुरे हालात में की थी। हर गुजरते दिन के साथ गजा का मानवीय संकट गंभीर हो रहा है। ऐसे में पर्याप्त मानवीय सहायता की तुरंत और निर्बाध आपूर्ति की जरूरत बार बार जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि रफा से गजा में जा रही मानवीय सहायता का प्रवाह जल्दी ही तेज होगा ताकि जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके। अभी कई सारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको और दिखाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बांग्लादेश की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ डिजिटल माध्यम से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध निरंतर नई ऊंचाई छू रहे हैं और बीते 9 वर्षों में दोनों ने मिलकर जितना काम किया है उतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये 3 परियोजनाएं हैं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2। गौरतलब है कि अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी की पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत के साथ तैयार की गई है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण भी शामिल है। दोनों देशों के सहयोग से तैयार की गई परियोजनाएं बताती हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री का भाव पिछले 9 साल के दौरान और भी सशक्त हुआ है। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया। The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our two friendly countries. मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र इकाई 2 की परियोजना बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी है। मैत्री सुपर ताप बिजली संयंत्र की इकाई 1 का सितंबर 2022 में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से अनावरण किया गया था। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र के संचालन से बांग्लादेश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर हैं। कोलंबो पहुंचने के बाद उन्होंने कैंडी में श्री दलाडा मालिगावा में पूजा अर्चना की। सीतारमण ने असगिरिया और मालवत्ते के प्रमुख धर्मगुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने अनुराधापुरा में जयाश्री महाबोधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। निर्मला सीतारमण भारत श्रीलंका बिजनेस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी, जिसका विषय कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना होगा। वित्त मंत्री इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण वार्ताओं और राजनयिक विचार विमर्श में भी शामिल होंगी।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा शिक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात एक वैश्विक आर्थिक हॉटस्पॉट है। भारत एक वैश्विक प्रतिभा का हॉटस्पॉट है। समझौता ज्ञापन भारत और संयुक्त अरब अमीरात को वैश्विक अवसरों और पारस्परिक समृद्धि के लिए अपनी ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि समझौता ज्ञापन हमारे दोनों देशों के उच्च शैक्षिक संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोनों देशों के बीच समझौता कौशल में क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। और वहीं अपनी संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जायद विश्वविद्यालय में स्थित अंतरिम IIT दिल्ली आबू धाबी के परिसर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली आबू धाबी का परिसर दोनों देशों के नेतृत्व की साझा दृष्टि और प्राथमिकताओं का प्रमाण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि IIT दिल्ली आबू धाबी परिसर भारत की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। IIT दिल्ली आबू धाबी परिसर आपसी समृद्धि और वैश्विक कल्याण के लिए ज्ञान की शक्ति का लाभ उठाने के लिए ढेर सारे अवसर खोलेगा। एक और छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की ओर से अवैध प्रवासियों को देश छोड़कर जाने की समय सीमा 1 नवंबर तय की गई थी, जो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं जो तालिबानी शासन के कारण यहां आए थे, लेकिन वो सब अब अपने देश वापस जा रहे हैं। जो खुद से जा रहे हैं उन्हें कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग खुद से नहीं जा रहे उनके खिलाफ पाकिस्तान प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। लांडी कोटाल सीमा पर शरणार्थियों की भीड़ अफगानिस्तान के बदहाली की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं, जिसने तालिबानी शासन से निजात पाने के लिए पाकिस्तान का रुख किया था। अब पाकिस्तान की तरफ से मिली धमकी के बाद अफगानिस्तान का हर वो शख्स अपने वतन लौट जाना चाहता है ताकि बदहाल शासन के बीच ही सही लेकिन सुकून की जिंदगी जी सके। दरअसल पाकिस्तानी शासन की तरफ से 1 नवंबर की मियाद खत्म होने के बाद तोरखम सीमा पर अफरा तफरी का माहौल नजर आता दिख रहा है। इसके पीछे एक कारण सीमा पार करने के लिए पर्याप्त परिवहन क्षमता का न होना भी है। ऐसे में शरणार्थियों के पास सुरक्षा अधिकारियों के सामने वतन वापसी के लिए और वक्त देने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पाकिस्तान में हमारी जो भी समस्याएं थी हमने उसे सहन किया, लेकिन अब भगवान उन समस्याओं का समाधान करे जिनका हम यहाँ से सामना कर रहे हैं। इस शिविर में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। हालांकि पिछले 2 दिनों में करीब 1 लाख से अधिक अफगानी शरणार्थी अपने वतन लौट चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में मौजूद ऐसे शरणार्थियों की संख्या करीब 17 लाख है। समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए सीमा पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सख्ती भी शुरू कर दी है। कैंप में मौजूद कई शरणार्थियों से कानूनी दस्तावेज की मांग की जा रही है। नहीं दिखाने पर उन्हें पकड़कर पुलिस वैन में ट्रांजिट कैंप ले जाया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में इस साल हुए कई आत्मघाती बम विस्फोटों और विभिन्न तरह के अपराधों में वृद्धि के बाद अफगानिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने का हुक्म सुना दिया, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने विस्फोट में अफगानिस्तान के नागरिकों के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच जुबानी जंग भी देखी गई। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान के फैसले को मनमानी और एक तरफा करार देते हुए कहा था कि वो अपनी नाकामियों का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। शरणार्थी समस्या को लेकर जारी जुबानी बयानबाजी से तोरखम और चमन बॉर्डर पर लंबे समय तक हालात तनावपूर्ण रहने की आशंका बनी रहेगी। एक और छोटा सा ब्रेक।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। दुनिया भर से राजनीतिक और तकनीकी दिग्गज बुधवार को ब्रिटेन में हो रहे एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैले-चले पहुंचे। सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के जोखिमों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। इस मौके पर एलन मस्क ने कहा कि एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में एक थर्ड पार्टी रेफरी स्थापित करना चाहते थे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने वाली कंपनियों की निगरानी कर सके। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दुनिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एआई को खुलेपन, सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के चश्मे से देखता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी का भविष्य केवल एक या दो देशों के बजाय राष्ट्रों के गठबंधन द्वारा संचालित होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।